सम्राट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस चैनल पर आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के अंतर्गत एक वर्ष की जितनी भी समसामयिक घटनाएं पूछी जा सकती हैं उनका पार्ट वाइज अपने इस चैनल पर वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, आर्थिकी, खेलकूद, नवनियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, जितने भी हमारे एस्पेक्ट होंगे सभी को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे और लगभग सारी करंट खत्म करेंगे। तो आज हम उसका पहला पार्ट लेकर आए हैं, जहां पर हम राष्ट्रीय घटनाओं को चर्चा करेंगे। पहले राष्ट्रीय घटनाएं चर्चा करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय, इस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारी पहली घटना है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य। पहली घटना है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य। तो यहां पर 3 राज्यों को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा मिल चुका है। इसमें 3 राज्य हैं, मिजोरम, गोवा और लद्दाख। कौन से 3 राज्य हैं? मिजोरम, गोवा और लद्दाख। इन 3 राज्यों ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता होती क्या है? मतलब एक साक्षरता होती है, एक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता होती है। साक्षरता के अंतर्गत क्या आता है? साक्षरता के अंतर्गत आता है कि हमको केवल मालूम होना चाहिए पढ़ना और लिखना। ये हो गई हमारी साक्षरता। और जो हमारी कार्यात्मक साक्षरता है, कार्यात्मक साक्षरता में हमको पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए, इसके साथ में संख्याओं का ज्ञान भी होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्लस कोई हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्किल का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी को कहते हैं पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता जो ये अभियान चलाया गया है, ये अभियान चलाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर। यह अभियान चलाया गया है किसके आधार पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर यह अभियान चलाया गया था। तो यह अभियान चलाया गया था किसके आधार पर? राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने अपना एक लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है? कि 2030 तक पूरा भारत यानी संपूर्ण भारत क्या होगा? साक्षर हो। क्या हो? साक्षर हो। तो इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु उल्लास नामक एक योजना चलाई गई। ULLAS, उल्लास नामक एक योजना चलाई गई। उसके साथ में क्या उल्लास का फुल फॉर्म होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस उल्लास के अंतर्गत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत क्या चलाया गया? नव भारत साक्षरता। उल्लास के अंतर्गत चलाया गया क्या? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कहा गया कि जो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए हम बुनियादी पढ़ाई लिखाई के साथ में क्या दें? अंक गणितीय ज्ञान भी प्रदान करें। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख जैसे 3 प्रदेशों ने क्या किया है? एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर ली है। इन्होंने क्या ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर ली है? इन्होंने क्या किया है? पूर्ण साक्षरता वाला जो कार्यात्मक साक्षरता है उसको हासिल कर लिया है। ठीक।
अब यहां पर साक्षरता का मतलब क्या होना चाहिए? साक्षरता का मतलब जैसे साक्षर हो गए, अब इसके बाद में पूर्ण साक्षरता वो भी दे सकते हैं अपने राज्य को, जिनके यहाँ लगभग 95%। जैसे कोई अपना पूर्ण साक्षर बनाना चाहे, पूर्ण साक्षर बनाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास 95% जनसंख्या साक्षर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 95% जनसंख्या क्या होनी चाहिए? साक्षर होनी चाहिए। तभी ये दर्जा दे दिया मतलब देना, मतलब एक इसकी ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को पूरा कर लिया है किसने? इसको कंडीशन को केरल तो पहले पूरा कर चुका था, लेकिन यहां पर अगर औपचारिक रूप से देखा जाए तो सबसे पहले दर्जा किसने पाया है? मिजोरम ने। दूसरा दर्जा पाया है गोवा ने, और तीसरा दर्जा किसने पाया है? लद्दाख ने। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। पहला टॉपिक हमारा हो गया। मतलब हमको इतना ही पढ़ना है, हमको मालूम होना चाहिए किसने दर्जा पाया है। कहानी तो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे आरओ के लिए अनिवार्य है। आरओ के लिए कितना अनिवार्य है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है, साक्षरता क्या होती है, यह जानकारी होना जरूरी है। और किन किन राज्यों ने अभी हाल में ही पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता को प्राप्त कर लिया है? तो कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, गोवा और लद्दाख। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहीं पर होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक है संविधान हत्या दिवस। दूसरा टॉपिक क्या है? संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? और कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, और इसका शुरुआत किस लिए करी गई है? ठीक है, तो इसके बारे में बात यह है, ये जो संविधान हत्या दिवस है ये 25 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। अब इसके लिए क्या हुआ? यह मनाने की घोषणा हुई है 12 जुलाई 2024 को। मनाने की घोषणा कब करी गई है? 12 जुलाई 2024 को। अब ये मनाने के लिए सबसे पहला है संविधान का हमारे यहां मालूम होना चाहिए। एक होता है संविधान में होता है क्या? भाग। तो संविधान में भाग 18, संविधान में जो भाग 18 है, भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल घोषणा के संबंधित प्रावधान है। कैसे प्रावधान है? आपातकाल घोषणा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, दूसरा वित्तीय आपातकाल, और तीसरा आंतरिक अशांति वाला आपातकाल। ठीक, अब इसके बाद में क्या हुआ? ये हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राष्ट्रपति शासन वाला होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये भारत में 3 बार लग चुका है। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। इसके साथ में ये आता है 352 के तहत। किसके तहत आता है? 352 के तहत। ये 3 बार लगाया जा चुका है। तो पहली बार लगाया गया था, पहली बार जब लगाया गया था तो ये लगा था 26 पहली बार लगा था ये 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 26 अक्टूबर 1962 से लेकर और 10 जनवरी 1968 तक, 10 जनवरी 1968 तक ये लगा था, जब हमारे भारत
और चीन के मध्य क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। फिर दूसरा आपातकाल लगा 3 दिसंबर 1971। कब लगा? 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971 को दूसरा आपातकाल लगाया गया। यह आपातकाल कब लगाया गया? यह आपात लगाया गया भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। इसी बीच इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल के दौरान ही, यह आपातकाल हमारा चल ही रहा था, इसी आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल लगा दिया। 25 जून 1977 25 जून 1977 को 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल लगाया, और यह लगाया आंतरिक अशांति के आधार पर। किस आधार पर लगाया? आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया। अशांति के आधार पर लगाया, यह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया। तो इनका लगाने का इसमें उद्देश्य था, तो इस आंतरिक अशांति में बहुत से मतलब निर्दोषों को कष्ट हुआ, और इसके बाद में यहां पर मतलब एक तरीके से संविधान का मतलब दुरुपयोग ही किया गया। फिर ये सब चलते रहे, दोनों आपातकाल साथ में ही चलते रहे। आपातकाल भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में लगाया गया था 3 दिसंबर को, और ये जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया 25 जून 1975 को। फिर इन दोनों आपातकालों को मार्च 1977 में, कब? मार्च 1977 में समाप्त कर दिया गया। ये दोनों आपातकाल कब समाप्त कर दिए गए? मार्च 1977। मार्च 1977 में दोनों आपातकाल समाप्त हो गए। अब इस आपातकाल में क्या हुआ? ये जो आपातकाल दूसरा लगा दिया गया आंतरिक अशांति के आधार पर, इसमें बहुत से निर्दोषों ने अपना मतलब उनको न्याय में स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, तो इस तरीके से क्या हुआ? न्यायिक स्वतंत्रता वगैरह नहीं मिल पाई। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस कार्य को दोबारा ना दोहराया जा सके, इसीलिए क्या हुआ? यह है बात 11 जुलाई सन 2024 की। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना बनाई गई कि ऐसा कृत्य जिसमें सरकार पूरा अपने पर कंट्रोल करके और सामाजिक जीवन को मतलब कष्ट न प्रदान कर पाए, तो इसलिए हमारा संविधान हत्या दिवस मनाया गया। और ये इसकी शुरुआत कब हुई? 12 जुलाई 2024 से। और ये मनाया कब जाता है? 25 जून को। प्रतिवर्ष किस जून को मनाया जाता है? 25 जून तक मनाया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा संविधान हत्या दिवस। अब इसके साथ में तीसरा हमारा है देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल, एक होता है कार्गो टर्मिनल। कार्गो में क्या होता है? ऐसा टर्मिनल बनाया जाता है, कार्गो टर्मिनल, जहां पर यातायात, जहां पर किसी मतलब सामान की ढुलाई अच्छी तरीके से हो सके। ये हमारे हवाई अड्डे वाले भी कार्गो टर्मिनल होते हैं, जलीय भी होते हैं, मतलब हर जितने हमारे यातायात के साधन हैं सब में बनाए जाते हैं। तो ये ऐसा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो बनाया गया है, इसकी स्थापना हुई है कहाँ? इसकी स्थापना करी गई है हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने, जो है केंद्रीय रेल मंत्री। क्या है? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं। इन्होंने ही क्या किया है? देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया है। तो यहां पर ये मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने का उनका उद्देश्य ये था कि जो हमारी एक कंपनी है, कौन सी? मारुति सुजुकी की कंपनी,
मारुति सुजुकी की कंपनी है, ये एक साल में लगभग 4.5 लाख वाहनों का क्या करती है, इधर उधर भेजती है। भारत में इधर उधर भेजती है 4.5 लाख वाहन। और ये भेजे किससे जाते हैं, रेलवे के थ्रू भेजे जाते हैं। इसीलिए इन्होंने यहां पर कार्गो टर्मिनल बनाया। किसने, अश्विनी वैष्णव ने, जो कि रेल मंत्री है। ठीक, तो यहां पर कार्गो टर्मिनल कहां बना है, भारत का गतिशक्ति वाला सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां बना है, गुरुग्राम में बना है। गुरुग्राम में बना है। और किसने बनवाया है, अश्विनी वैष्णव द्वारा बनवाया गया है, जो क्या है, जो हमारे हैं रेल मंत्री। ठीक, और किसके लिए बनवाया है, मारुति सुजुकी की गाड़ियों का, जो गाड़ियां होती हैं उनको भारत में वितरण अच्छी तरीके से हो सके, इसलिए वहां पर बनवाया गया है। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक आता है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। कौन सी दुर्घटना, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। देखो, इसमें हम सारी करंट कवर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी करंट लिखे ही, जो जरूरी होगी उसको जरूर लिखेंगे। अब ये गतिशक्ति मादल का जो कार्गो टर्मिनल बनवाया गया है, ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसलिए हमने उसको 60 में कर लिया। ऐसा नहीं कि सबकी जरूरी ही होती है, जो जरूरी होगी उसको हम जरूर लिखेंगे। अब ये जो घटना हुई है, ये घटना बहुत बड़ी घटना है। ये अहमदाबाद, ये तो अभी की घटना है। अहमदाबाद में क्या हुआ था, अहमदाबाद से कहां जा रहा था विमान हमारा, इंग्लैंड को विमान जा रहा था, जिसमें 242 यात्री सवार थे, उसमें से सिर्फ एक बचा था। उसके बाद में ये जहां पर क्षतिग्रस्त इसका अवशेष गिरा था, वहां पर भी लगभग 40 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो लगभग टोटल 280 लोगों की जान गई थी इस दुर्घटना में। ठीक, इसलिए ये हमको बताना जरूरी है। और जो बचे हुए थे उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश, उनका नाम था। जो एक आदमी बचा था 242 यात्रियों में, एक आदमी जो बचा था उसका नाम था क्या, विश्वास कुमार रमेश। यही सिर्फ बचे थे और बाकी सब। अब यहां पर ये जो हमारी दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना में हमारे मुख्यमंत्री, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री क्या है, विजय रूपाणी, इनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री भी उसमें सवार था, उसकी भी उसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। अब इसके बाद में हम केंद्र सरकार की जनगणना की नीति के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना, कैसी जनगणना, जातीय जनगणना को अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब हमारे यहां जातीय जनगणना भी हुआ करेगी। ठीक,
ये जनगणना सबसे पहले मतलब खत्म कर दी गई थी 1931 में। स्वतंत्रता से पहले ही इस जनगणना, पहले जातीय जनगणना हुआ करती थी। 1931 के पहले हमारे यहाँ जातीय जनगणना हुआ करती थी, लेकिन 1931 के बाद ये जातीय जनगणना हमारे यहाँ खत्म कर दी गई। ठीक, अब केंद्र सरकार अपने नियमित आंकड़े जो जारी करेगी, उसमें जाति का भी जारी करेगी कि कौन किस जाति का है और कितने किस जाति से हैं। ठीक, जिससे वो अपना क्या करेगी, बहुत अच्छी नीतियां बना सके उन जातियों के उत्थान के लिए जो जातियां मान लो अल्पसंख्यक है, बहुत ही पिछड़ी है, या उसमें भी एससी में भी कैटेगरी बनाई गई है कि ओबीसी में, तो कौन कैसे मतलब किस कैटेगरी के हैं, उनके लिए भी एक अच्छी रणनीति बनाई जा सके कि उनका भी एक विकास मतलब सामाजिक विकास अच्छा हो सके। तो जातीय जनगणना जो है ये आगामी जनगणना 2027 में शुरू होगी। ठीक, अब ये इसके 2 चरण होंगे। ये जनगणना 2 चरणों में शुरू करी गई है। 2 चरणों में जनगणना शुरू करी गई है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला चरण जो होगा, पहले चरण में हमारे जैसे हमारा हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के प्रदेशों को लिया जा रहा है पहली जनगणना में, पहले चरण में। मतलब 2 चरणों में जनगणना होगी हमारी। जो 2027 में जनगणना हो रही है वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में पहाड़ी क्षेत्र और मतलब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके के क्षेत्रों को लिया जा रहा है, ऐसे प्रदेशों को चुना गया है। ठीक, फिर इसके बाद में जो दूसरी जनगणना होगी, ये जनगणना होगी 1 अक्टूबर 2026 से। ये जनगणना कब होगी? 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी। फिर जो दूसरे टाइप की जनगणना होगी उसमें सारे प्रदेश ले लिए जाएंगे, जो बाकी देश बचेंगे, उसकी जनगणना होगी 1 मार्च 2027 से। इसकी जनगणना की शुरुआत कब होगी? 1 मार्च 2027 से। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, जनगणना हमारी कब होगी? 2027 में होगी। 27 में जनगणना होगी, 2 चरण में होगी। पहले चरण में क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्रों वाले प्रदेश लिए जाएंगे। दूसरे चरण में क्या होगा? बाकी बचा पूरा देश लिया जाएगा। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है? अब जातीय जनगणना भी शामिल होगी। ठीक, अब चरण का मतलब यही है, पहले चरण में ये, दूसरे चरण में पूरा देश। ठीक, ये हमारा जातीय जनगणना से संबंधित तथ्य था। अब इसके बाद में आता है चिनाव रेल पुल, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। चिनाव का रेलवे पुल। इसके बाद में हमारी घटना आती है चिनाव रेलवे पुल। कौन सा रेलवे पुल? चिनाव। ये चिनाव नदी पर बना हुआ है, क्या है? रेलवे पुल है। इसको आर्क ब्रिज भी कहते हैं। कैसा ब्रिज? आर्क ब्रिज। ठीक, ये नदी, मान लो ये नदी है हमारी, नदी से तल से ऊपर तक ये बना है। इसकी नदी के तल से लंबाई कितनी है, मतलब कितनी ऊंचाई पर बना है? 359 मीटर की ऊंचाई पे बना है। ठीक, 359 मीटर की ऊंचाई पर नदी के तल से बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। इस पुल की जो लंबाई है ये लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। ठीक, अब इसमें ये 120 सालों तक इसका जो निर्माण किया गया है, 120 सालों के लिए, लगभग 120 सालों तक अच्छी तरीके से ये पुल काम करेगा। ठीक, अब इसकी क्षमता की बात करी जाए, इसकी क्षमता ये 8 रिएक्टर स्केल तक का क्या भूकंप झेल सकता है। ये कितना भूकंप झेल सकता है? 8 रिएक्टर पैमाने तक का भूकंप झेल सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हवाएं इतनी तेज चलती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, तो हवाओं की रफ्तार भी दी है। कितनी रफ्तार दी है? इसमें दिया है 260 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की अगर रफ्तार है, वो भी ये पुल क्या कर सकता है?
झेल सकता है। 6 जून 2025 को अपने प्रधानमंत्री जी ने इसको क्या किया है, इसकी उद्घाटना कर दी। इसका उद्घाटन कब हुआ है? 6 जून 2025 को। 6 जून 2025 को अपने पीएम के द्वारा इसको क्या किया गया, उद्घाटना कर दी गई है। ठीक, अब इसमें शामिल कौन कौन सा है, किसके द्वारा ये निर्माण किया गया है? ये निर्माण किया गया कोंकण रेलवे कारपोरेशन। मेन काम किसने किया है इसको तैयार करने में? कोंकण रेलवे कारपोरेशन प्लस डीआरडीओ और भारत के विभिन्न और भी संस्थान जुड़े हैं, आईआईटी वगैरह। लेकिन मेन काम किसका है? कोंकण रेलवे कारपोरेशन और डीआरडीओ का। इसके द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया है। ठीक, बस हमको इतना याद, जितना हमको देखो कहानी बहुत है, जितना हमको याद करना है, जितना हमसे पूछा जा सकता है। जैसे जातीय जनगणना में पूछा जा सकता है कितने चरणों में होगी, पहले चरण में कौन से प्रदेश लिए जाएंगे, हमको उतना याद रखना है। हमको फालतू का इतना बड़ा नहीं याद करना कि दिमाग ही खराब कर लें। ठीक, अब आता है हमारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। कौन सी? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, इकाई फर्स्ट का शुभारंभ कर दिया गया है। ये घाटमपुर है कहाँ? ये घाटमपुर है कानपुर नगर में। कानपुर नगर में स्थित है घाटमपुर। कहाँ स्थित है? कानपुर नगर में स्थित है। अब ये ताप विद्युत परियोजना है, ये 3 इकाई बनाई जाएंगी। कितनी इकाई बनाई जाएंगी? 3 इकाई। 660 मेगावाट की 3 इकाई बनाई जाएंगी, जिसकी पहली इकाई का क्या हो चुका है? उद्घाटन हो चुका है। ठीक, अब इसमें 2 मतलब कंपनियां जुड़ी हैं। पहला है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो केंद्र सरकार की है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये केंद्र सरकार की कंपनी है। दूसरी जुड़ी है कौन सी? यूपी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। यूपी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये हमारी उत्तर प्रदेश की है। अब ये जो एनएलसी है, ये मुख्य रूप से क्या करती है? ये लिग्नाइट कोयला का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है? ये क्या उत्पादित करती है? लिग्नाइट कोयला उत्पादित करती है। ये केंद्र सरकार की, सेंटर की है, और ये हमारे राज्य की है। ठीक, अब इसके बाद में इनके भागीदारी की बात करें, 51% की भागीदारी है इसकी एनएलसी की, और 49% की भागीदारी है किसकी? यूपी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की। ठीक, अब यहां पर बिजली की खपत की बात करी जा रही। इसमें 2 राज्यों को बिजली खपत होगी। 75% बिजली खपत करेगा यूपी, और 25% जो बिजली बचेगी उसका खपत करेगी कौन? असम सरकार। कौन सी सरकार खत्म करेगी? असम सरकार। ये पॉइंट इसमें जरूर याद करना। 75% यूपी खत्म कर रही है बिजली, और 25% बिजली खत्म कौन कर रहा है? यूपी सरकार खत्म कर रही है। ठीक, अब इसकी मतलब कितने करोड़ में बनी है, ये सब हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसका कोयला झारखंड से आएगा। इसमें जो कोयला लगेगा, ये ताप विद्युत है, कोयला आधारित संयंत्र है, ये भी याद रखना। कैसा संयंत्र है? कोयला आधारित संयंत्र है, और इसका कोयला आएगा झारखंड से। कहां से आएगा? झारखंड से कोयला आएगा। झारखंड से कौन से जिले से आएगा? झारखंड के दुमका जिले के पचवारा साउथ कोल ब्लॉक से आएगा। दुमका जिले से। ये इतनी बड़ी बात पूछेगा नहीं, झारखंड बहुत है। झारखंड से किससे आएगा? दुमका जिले से आएगा।
पचवारा ब्लॉक से, पचवारा ब्लॉक से। ठीक, तो ये हमारा हो गया घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद में आता है लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। इसके बाद में आता है लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। लोक माता देवी अहिल्या, लोक माता देवी अहिल्या, लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। अब ये जो सम्मेलन हुआ है ये 31 मई 2025 को हुआ है और ये किसके भोपाल में हुआ है और अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मतलब यहां भाग लिया गया है। ठीक, और ये थी मालवा की शासिका थी। मालवा मतलब मालवा भी मध्य प्रदेश का ही भाग था। ये कौन? अहिल्या देवी अहिल्या कहां की शासिका थी? मालवा की शासिका थी। इतना याद तुमको रखना है। इनकी 300वीं जयंती थी। कैसी जयंती थी? 300वीं जयंती थी। इसके अवसर पर 31 मई को, कब? 31 मई 2025 को भोपाल में इसका क्या हुआ है? पीएम मोदी जी द्वारा इस सम्मेलन का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ है? इस सम्मेलन में इन्होंने अहिल्या देवी के नाम पर क्या किया है? अहिल्या देवी के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया है और 300 रुपए 300वीं जयंती थी। कैसे? कौन सी जयंती थी? 300वीं जयंती थी, इसलिए 300 रुपए का सिक्का जारी किया है जिस पर अहिल्या माता की क्या है? फोटो अंकित है। ठीक, अब इसके बाद में अहिल्या देवी को क्या कहा जाता था? अहिल्या देवी ने महिला सेना इकाई बनाई थी। अहिल्या देवी को दार्शनिक महिला की उपाधि भी मिली थी। अहिल्या देवी को उपाधि क्या मिली थी? इनको उपाधि मिली थी दार्शनिक महिला की। दार्शनिक महिला की इनको उपाधि भी प्राप्त थी। इन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब बाल विवाह, विधवा, सती प्रथा, इनके खिलाफ इन्होंने बहुत कड़े कानून भी बनाए थे और लड़ाई भी लड़ी थी। इसीलिए इनका बहुत ज्यादा मतलब नाम भी है। तो ये बात हमारी हो गई किसके लिए? देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के लिए। ठीक, हमको जितनी बात याद करनी थी उतनी हमने यहाँ पर लिख ली। इससे ज्यादा हमको फालतू की बातें याद नहीं करनी। अब हमारा आता है, इसके बाद में आता ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। कौन सा आता है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ये जो परियोजना है ये 2 प्रदेशों में मिलकर चालू करी। कितने प्रदेशों ने मिलकर चालू करी है? 2 प्रदेशों ने, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन कौन से प्रदेश हैं? एमपी और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की परियोजना है। ठीक, ये क्या है? बहुत ही, इस परियोजना में क्या होगा? इस परियोजना में रिचार्ज परियोजना के अंतर्गत बांध, परंपरागत बांध निर्माण जो बनाए जाते थे, निर्माण से हटकर भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? बांध नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन जो
बांध न बनाने के बाद भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए क्या होगा? भूजल पुनर्भरण द्वारा, भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। जल संरक्षण को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, इतनी बात हमको याद करनी है। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, ये इतनी बात हमको याद रखनी है। इसके बाद हमको क्या याद रखना है? इसमें जो लागत आएगी, इसकी लागत में केंद्र सरकार भी शामिल है। 90% लागत केंद्र सरकार देगा और 10% लागत कौन देगा? सेंटर देगा 90% और एमपी प्लस महाराष्ट्र दोनों मिलकर कितनी लागत देंगे? 10%। ठीक, ये हमारी हो गई कौन सी? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ठीक, फिर इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना करी गई है, तो उसके बारे में सुनो। उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर यूनिट, उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई गई है। ठीक, अब अपने भारत में छठवीं यूनिट है। भारत में कितनी यूनिट लगाई जा चुकी है? इससे पहले 5 यूनिट लगाई जा चुकी हैं। तो इस यूनिट में काम क्या हो रहा है? ये यूनिट जो लगाई जा रही है, इस यूनिट में HCL कंपनी और फाक्सान कंपनी दोनों मिलकर इस यूनिट की स्थापना कर रही है। इस यूनिट की स्थापना कर रहे हैं कौन कौन? HCL प्लस फाक्सान कंपनी। कौन सी कंपनी? FOXCONN। ये HCL कंपनी कहाँ की है? ये भारत की कंपनी है और ये कंपनी है वियतनाम की। तो भारत और वियतनाम में मिलकर यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की 6वीं यूनिट है भारत की। इसके पहले 4 यूनिट लग चुकी हैं गुजरात में और 1 यूनिट लगी है कहाँ? असम में। ये 6वीं यूनिट है कहाँ की? यूपी की। यूपी की 6वीं यूनिट लगाने के लिए 2 देश, भारत और वियतनाम। वियतनाम की फाक्सान कंपनी, भारत की HCL। HCL मतलब हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। HCL का मतलब क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। अब ये बनाई कहाँ जाएंगी? ये बनाई जाएंगी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वहां पर इनका निर्माण होगा। कहां होगा? यमुना एक्सप्रेसवे। कहां होगा? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा यहां पर ये बनाई जाएंगी। और इसके नजदीकी जो हवाई अड्डा है, कौन सा हवाई अड्डा है? जेवर हवाई अड्डा। जेवर हवाई अड्डा इसका नजदीकी हवाई अड्डा होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब हम बताएंगे जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष। इतनी बात जितनी हमको बात याद करनी, हमको उतनी लिखनी। फालतू की बातें नहीं, जितना हमको इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। अब पूछ भी देगा तो वो बात अलग की है, लेकिन अनुमान भी एक चीज होती है ना। अनुमान के आगे मतलब पूछने को कुछ भी कोई को पूछ सकता है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं लगभग हमारे अनुमानता इससे ज्यादा नहीं पूछा। क्या पूछा जाएगा? यूपी में ये 6वीं थी, 6वीं यूनिट थी। इसके पहले 5 लग चुकी हैं। 5 में 4 लगी हैं कहाँ? गुजरात में, और 1 लगी है कहाँ? असम में। और ये है 6वीं। 6वीं कहाँ लग रही है? यूपी में। यूपी में कहाँ लग रही है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, अब इसके बाद में
अथॉरिटी मतलब ये। अब इसके बाद में हम पढ़ा रहे हैं जन सुरक्षा योजना। जन सुरक्षा योजना जो 2015 में शुरुआत हुई थी, अब 2025 में इसके 10 वर्ष हो चुके हैं। जन सुरक्षा योजना इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। कब शुरुआत हुई थी? 9 मई 2015 को। अब 2025 में इसके कितने साल हो चुके हैं? 10 वर्ष हो चुके हैं। इस योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ठीक। अब इस योजना में 3 योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं, जो क्या करती हैं? सुरक्षा योजनाएं हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें 3 योजनाएं शामिल हैं। पहली कौन है? प्रधानमंत्री जीवन, पहली है क्या? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। इसके बाद में दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक इसी तरीके से हमको पढ़ना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। अब तीसरी है अटल पेंशन योजना। तीसरी है क्या? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। ये हमारी 3 योजनाएं थी जो किसके संदर्भ में शुरू हुई थी? जन सुरक्षा योजना के तहत। कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। इसके कितने वर्ष हो चुके हैं? 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री, दूसरी है कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी है अटल पेंशन योजना। अब इसमें यह बात याद रखनी है, इसमें क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें होता है किसी भी कारण यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण तुम्हारी यदि मृत्यु हो जा रही है, कारण कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो, यदि तुम्हारी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है, तो इसमें कवर की जाती है। ठीक, तो इसमें कवर की जाती है। इसके लिए आपके ये मतलब बीमा के लिए आप बीमा धारक कौन कौन हो सकते हैं? 18 से 50 वर्ष तक की आयु के बीमा धारक हो सकते हैं। इसमें अपना मतलब पैसा भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष कितना पैसा जाता है? प्रतिवर्ष 400, इसके लिए प्रतिवर्ष 436 रुपए देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 436 रुपए प्रतिवर्ष इसके लिए देना पड़ता है। और इसमें 1 वर्ष का 2 लाख रुपए का मतलब 2 लाख रुपए का मिलता है। मतलब अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तो कितना रुपया मिलेगा तुमको? 2 लाख रुपए तुमको इसमें मिलेंगे। कारण कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम 436 रुपए डाक खाना में या किसी बैंक में अपने इस बीमा के आधार पर कटा रहे हो और तुम्हारी मृत्यु हो जा रही है, तो तुमको कितने पैसे मिलेंगे? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपए तुमको मिलेंगे। फिर दूसरी योजना है इसके बाद, दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये दुर्घटना बीमा की योजना है। यह दुर्घटना हो जाने पर क्या? दुर्घटना हो जाने पर इसमें पैसा मिलता है। 2 लाख रुपए तक मिल जाता है। अगर तुम्हारी दोनों आंखें चली गई हैं या दोनों पैर चले गए हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, या दोनों हाथ चले गए हैं 2 लाख रुपए। अगर आपका एक अंग गया है तो 1 लाख रुपए मिलेगा इसमें। ठीक, और यह योजना जो है 18 से 70 वर्ष तक की आयु के लिए मान्य है। कहां से? ये एज जरूर याद रखना, 18 से 70 वर्ष, 18 से 50 वर्ष ये एज है, 18 से 70 वर्ष। और इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? इसके लिए प्रतिवर्ष आपको 20 रुपए देने पड़ते हैं। कितने रुपए देने पड़ते हैं? प्रतिवर्ष का भुगतान केवल 20 रुपए है इसके लिए। ये भी याद रखना बात। और ये अच्छी भी योजना है। प्रतिवर्ष इसका भुगतान कितने रुपए में होगा? 20 रुपए में इसका भुगतान होगा।
20 रुपए अगर अपने खाता से प्रतिवर्ष कटा रहे हो और इस योजना के नाम पर, तो ये योजना आपके लिए मतलब है। और 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच में योजना शुरुआत की गई है। अब आती है अटल पेंशन योजना। ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित है। अटल पेंशन योजना किस पर आधारित है? असंगठित क्षेत्र के जो कार्मिक हैं उनके लिए ये आधारित है। मान लो असंगठित क्षेत्र में आज काम किया कल नहीं किया, उनकी कोई एक संगठन नहीं बना है, उसके लिए आप यहां पर पेंशन में अपना पैसा डाल सकते हो। ठीक, अटल पेंशन योजना इसीलिए इसका नाम है। आप अपनी पेंशन के लिए इसमें भुगतान कर सकते हो। इस भुगतान के लिए 18 से 40 वर्ष की बीच आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष। 18 मिनिमम है सबके ही, यहां 50, यहां 70, यहां 40। ठीक, और जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे, इसकी कंडीशन क्या है? जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे तब आपको 1000 से लेकर 5000 तक की पेंशन मिलेगी। 5000 तक की क्या मिलेगी? इसमें पेंशन मिलेगी। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। इसी तरीके से पार्ट 1 आज हो गया हमारा। हम आगे इसी तरीके से बहुत जल्दी पार्ट लाकर सारी करंट अफेयर्स जितनी प्री ओरिएंटेड है और जितना हमको पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ाया है इससे भी और बेटर, उतना ही हमको पढ़ना है, उतना ही हम सारे एस्पेक्ट जल्दी खत्म कर लेंगे। कम से कम 10 पार्ट में इतने छोटे छोटे वीडियो बनाकर 10 पार्ट लगभग लाएंगे और सारा वीडियो हम खत्म कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।